वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 4 फरवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करेंगे जिम रॉन के कोट के साथ। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। आपका शरीर, आपकी हेल्थ, उसका ख्याल रखिए। डोंट टेक इट लाइटली। और सिर्फ बॉडी का नहीं, बॉडी के साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर योर माइंड एज वेल। दिमाग और शरीर दोनों को स्वस्थ रखना। दोनों वैसे एक ही हैं, एक दूसरे के साथ सिंक में काम करते हैं, लेकिन फिर भी मेक श्योर यू डू समथिंग फॉर योर माइंड, समथिंग फॉर योर बॉडी एवरी डे। इसके साथ आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो आज चारों के 4 आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं और कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। इस स्मार्ट कोर्स के सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इसके अलावा हमारे स्मार्ट कोर्स के बहुत सारे फीचर्स भी हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल फ़ोन पर भी मिल सकती हैं। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू गूगल प्ले। गूगल प्ले पर जाइए, स्टडी आईक्यू को सर्च कीजिए। यू विल फाइंड आवर मोबाइल ऐप। डाउनलोड करें। सारी इंफॉर्मेशन हमारे यूपीएससी के अलावा दूसरे जो अलग अलग स्मार्ट कोर्सेज हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो लेट्स क्रैक ऑन, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद अर्बन विजन्स। बजट 2021 में मेट्रो रेल और बस सर्विसेज को एक्सपांड करने की बात फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश के सामने रखी। हमारे देश की बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जो इश्यू मुझे नजर आता है, दैट इज कंफर्ट। कंफर्ट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज स्पेस मिलना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिटी में रहते होंगे, बड़े शहरों में रहते होंगे, और आपको जब आप ट्रैवल करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही बिजी बसेस होती हैं, बहुत ही जो मेट्रो हैं वो भी काफ़ी बिजी होती है, जो लोकल ट्राम अगर कहीं पर हैं आपके शहर में, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिकॉज उनको जगह नहीं मिलती है, हर रोज़ ट्रैवलिंग करना होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो खुद का व्हीकल जो है वो यूज़ करने लगते हैं। और आज के ज़माने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना खुद का व्हीकल यूज़ करेंगे, वैसे भी ऑलरेडी जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, हमारी सड़कें, इनफैक्ट आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोड्स, हमारी जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी इतनी कार्स आ चुकी हैं कि कार रखने की कहीं पर जगह नहीं होती है। इज़न्ट इट? ये हर एक सिटी की बात है, हर एक शहर में सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि दिन में 1 आवर एक्सरसाइज के बारे में आप किसी को कहेंगे तो कहेंगे कि हमारे पास उतना वक्त कहाँ पर है। अगर आप कहें कि आप हर रोज़ 10-15 मिनट मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कीजिए तो कहेंगे कि इतना वक्त कहाँ पर है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं, जो कहते हैं वक्त कहाँ पर हैं, अफसोस की बात है कि उनका लगभग दिन का 1 आवर 2 आवर जितना वक्त जो है वो ट्रैफिक में चला जाता है, अनप्रोडक्टिव वर्क में चला जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोडक्टिव वर्क। ट्रैफिक में बैठना इज़ नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। और एक व्यक्ति की 1 आवर 2 आवर, तो आप सोचिए लाखों लोग जो शहरों में रहते हैं, तो कितनी सारी आवर्स जो हैं वो अनप्रोडक्टिव जाती हैं। क्योंकि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम इसको इतना कोई सीरियसली भी नहीं लेते। बहुत सारे दुनिया के शहर ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ की जो सरकारें हैं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने वहाँ पर साइकिल लेन्स बनाए हैं। उन्होंने वहाँ पर वॉकिंग और पेडेस्ट्रियंस मीन्स, वो तो फुटपाथ तो होती ही है, लेकिन फुटपाथ को जेन्यूनली और स्ट्रिक्टली दौड़ने के लिए या फिर चलने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। रोड क्रॉस करने के लिए
जिब्रा तो है ही, राइट, लेकिन उसी के साथ साथ एक ये लैडर टाइप बना देते हैं कि रोड के ऊपर से ही तो कोई ट्रैफिक को भी आप परेशान नहीं होंगे, ट्रैफिक भी, और आप भी ऊपर से क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पूरा सिटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया जाता है कि रेसिडेंशियल एरिया से जो वर्क का एरिया है वो इतना दूर ना हो, लोग इजीली चल कर जा सके, दौड़ कर जा सके, साइकिल लेकर जा सके। फिर आने वाले फ्यूचर की जो हमारी ऑफिसेज होगी, राइट, फ़िलहाल तो ऑफिसेज में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सारी चीज़ों की शुरुआत कर दी हैं कुछ जगहों पर, कि अगर आप साइकिल लेकर, अब इंडिया जो है इट्स ए हॉट कंट्री, इजंट इट, पार्ट ऑफ इंडिया इज़ हॉट, तो अगर ऐसी जगह पर आप रहते हैं तो साइकिल लेकर वहाँ पर जाता है, देन यू हैव टू टेक ए शावर। तो शावर और ये सारी ड्रेसिंग रूम की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होगी। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस जो हैं वो हमें करने पड़ेंगे। उसके लिए सिटी की डिज़ाइन भी ऐसी होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग साइकिल लेकर घूमना पसंद करेंगे, लेकिन राइडिंग ए बाइसिकल इज़ नॉट सेफ इन आवर कंट्री। हमारे शहरों में साइकिल चलाना जो है ये बहुत ही रिस्की है, क्योंकि सबसे पहले तो जो बड़े व्हीकल्स हैं वो साइकिल को कंसिडर ही नहीं करते। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि सबसे पहले जितना बड़ा व्हीकल उसको पहला अधिकार मिलता है रास्ते पर चलने के लिए। एक ट्रक निकलेगा तो साइकिल वाले को रुकना पड़ेगा। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा नियम है कि पेडेस्ट्रियन जो है उसका फर्स्ट अधिकार होता है कि अगर रोड क्रॉस करना चाहता है कोई पेडेस्ट्रियन तो गाड़ियाँ जो हैं उनको रुकना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर ये उल्टा है थोड़ा। तो ये एक बदलाव की आवश्यकता है। जितना कंफर्टेबल, जितना सेफ और जितना एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट पूरा नेटवर्क होता है, उतनी ही इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी, पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिलती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थे ही, राइट। इतने सारे लोग साइकिल नहीं यूज़ करते थे, साइकिल यूज़ भी करते हैं, तो शावर और ये सारी फैसिलिटी अगर नहीं है तो यू वॉन्ट फील कंफर्टेबल, इजंट इट। फिर चलने के लिए भी बहुत सारी जगहों पर फुटपाथ्स होती हैं सो कॉल्ड, लेकिन वहाँ पर आप चल नहीं पाते। वहाँ पर भी लोग मोटरसाइकिल्स और ये सारी चीज़ें चलाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंफर्टेबल, सेफ और अफोर्डेबल कम्यूटिंग, ज़्यादा बसेस को डिप्लॉय करें, ज़्यादा मेट्रो ट्रेन्स, और ये सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए गए हैं। कुछ आंकड़ों को भी हम देखेंगे। और कोविड-19 ने क्या सिचुएशन की है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनल कार, भले ही छोटी सी कार, एंट्री लेवल की कार लोगों ने ख़रीदने की शुरुआत कर दी है। बहुत सारा सेल्स भी हुआ है एंट्री लेवल कार का, क्योंकि अब लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत दूर रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से घबराने लगे हैं। और टू व्हीलर बबल्स भी, बहुत सारे टू व्हीलर्स, बहुत सारे लोगों ने टू व्हीलर्स भी खरीदे हैं। पहले वो रिक्शो या फिर ट्राम, ट्रेन एक्सेट्रा में चले जाते थे, लेकिन अब वो सोचते हैं कि इट इज़ बेटर टू यूज़ योर ओन टू व्हीलर। कोविड-19 से तो यही बेस्ट है। तो वी नीड टू मेक सम चेंजेस हियर, राइट। मैंने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी आपके सामने रखे हैं। ऑफ कोर्स इस आर्टिकल में ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड नहीं हैं। अब कुछ आंकड़ों को देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बड़े अनाउंसमेंट किए। 1957 करोड़ रुपीस फॉर कोची, ये मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए है। फिर चेन्नई के लिए 63,246 करोड़ रुपीस, और बेंगलुरु के लिए 14,788 करोड़ रुपीस। दूसरी चीज़, 20,000 बसेस के लिए एक 18,000 करोड़ का एक बड़ा सा प्लान है, जिसमें पीपीपी मॉडल, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बसेस को मेंटेन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, खरीदा जाएगा, फिर उनको चलाया जाएगा, रूट्स तय किए जाएंगे एंड एवरीथिंग। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में भी हमें ये यूनियन बजट 2021 में देखने को मिला। अब बसेस की बात करें तो हमारे देश में पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप बसेस को कंपेयर करें तो बहुत ही लो हैं। नीति आयोग यह कहता है कि भारत का रेशियो जो है इट इज़ 1.2 to 1,000, यानी कि 1,000 लोगों के बीच में कितनी बस है हमारे यहाँ पर? 1.2। एक मान लीजिए 1,000 लोग एक बस हैं। थाईलैंड में 1,000 लोग 8.6 बस हैं। साउथ अफ्रीका में 6.5 हैं। तो हमारे यहाँ पर और ज़्यादा बसेस की आवश्यकता है, और बसेस में भी अब आवश्यकता है, वी नीड ईवीज, राइट, इलेक्ट्रॉनिक बसेस। अब नई बसेस अगर हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो वी नीड टू स्टार्ट विद ईवी,
एक रिस्क लेना पड़ेगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, क्योंकि बस के जो रूट्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं सिटी में। पॉइंट ए बी सी डी जहाँ जहाँ पर बस जाएगी, यू नो एग्जैक्टली कहाँ पर बस जाएगी। तो वी कैन create a sort of infrastructure. State governments which retain effective control over urban development rather than city administrations have failed to operationalize the umbrella authorities to regulate transport. हमारे देश में एक दूसरा जो इश्यू है वो ये है, लेट मी टेल यू, गिव यू एग्जांपल ऑफ टोक्यो या फिर लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो ये सारे शहर जो हैं, यहाँ पर आपको मेयर्स मिलते हैं, राइट। शहर के एक मेयर होते हैं, इज़ द मेन पर्सन, ही और शी इज़ द मेन पर्सन, और ये जो व्यक्ति है यही इस शहर को लेकर सारे डिसीजंस लेते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हमारे शहर तो बड़े हैं, लेकिन ये शहरों के डिसीजन कौन लेता है? स्टेट, या फिर आप कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर। जो व्यक्ति एक शहर में रहता नहीं है, उस शहर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो ये सारे डिसीजंस लेता है। लेकिन एक मेयर जो है, दैट इज़ जस्ट लाइक ए रबर स्टैम्प, कोई ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें चाहिए इस प्रकार की मेयरल सिस्टम जहाँ पर लोकल जो व्यक्ति हैं, उस शहर का हेड, एक ऐसी ऑफिस जो पूरे शहर को देखे, शहर के साथ जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो ऑफिस ले। भले ही वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करे, लेकिन बड़े शहर जो हैं वो कितने सारे गाँव की पॉपुलेशन आप ले लीजिए, उतने कितने सारे छोटे शहर और कितने सारे छोटे गाँव, छोटे बड़े गाँव की पॉपुलेशन को मिला देंगे तो भी एक शहर की पॉपुलेशन से कम होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इसी के साथ एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कार्ड होना नहीं चाहिए, मोबाइल फ़ोन इज़ इनफ। अगर जिनके पास ऐसा स्मार्टफोन नहीं है तो यस, कार्ड होना चाहिए। वरना अगर आपके पास स्मार्टफोन है देन इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू टू यूज़ इट। यू नो, मोबिलिटी कार्ड में ये होता है कि आपने लेट्स से 50 रुपये का मोबिलिटी कार्ड लिया, तो पूरा दिन आप जितनी बार 24 आवर्स में आप जितनी बार ट्रेन में, BRTS में या फिर ट्राम है, राइट, यू कैन इवन यूज़ रिक्शा, यू कैन इवन यूज़ साइकिल, यू नो, जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि 100 रुपये 50 रुपये जो भी हैं, अलग अलग पैकेजेस हो सकते हैं हमारे देश की पॉपुलेशन और अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। एक बार रिचार्ज करिए और फिर आप पूरा दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि पहले 4 बार आप यूज़ करें। फर्स्ट टाइम यू यूज़, इट विल चार्ज यू 25 रुपीज़, राइट। पहली बार आप ट्रेन में बैठे 25 रुपये, सेकेंड टाइम यूज़ किया 25 रुपये, थर्ड टाइम यूज़ किया एक दिन में 75 रुपीज़ टोटल हो गया, दैट्स इट। अब पैसे कट नहीं होंगे। अब पूरा दिन जो है वो दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम के पूरा दिन का जो है वो 75 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 75 ही होने चाहिए, लेकिन ये फिगर जो है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा जब होगा तो इट विल इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी। लोग जो हैं वो एक जगह से, कनेक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा हमें इसमें। सो बेसिकली दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, कम्यूटेशन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होती है। मैंने कई बार कहा, इसन't इट, क्या अगर आप 2 शहरों को कनेक्ट कर देते हैं तो एक दूसरे का ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन बीच में छोटे बड़े जितने भी गांव टाउन्स हैं तो उनको वो भी एक दूसरे के साथ और बड़े शहरों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। द सेम वे रेसिडेंशियल एरिया और ऑफिस या फिर वर्क प्लेस एरिया जो हैं उसको आपने कनेक्टिविटी बढ़ा दी तो बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए जाएंगे, फिर घर पैसे लेकर आएंगे, यही पैसों से वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, यही प्रोडक्ट्स बेचने पर कंपनीज को फ़ायदा होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ये नया टॉपिक नहीं है, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे नहीं याद कि आई थिंक 6 महीने हो गए होंगे या फिर 1 साल भी। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम ये टॉपिक मैंने कब आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब खबर ये आ रही है कि USA के जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने जो मैक्सिको और USA के बीच में जो दीवार बनाने का एक प्रोजेक्ट था, दीवार क्रिएट करने का, एक वॉल क्रिएट करने का जो प्रोजेक्ट था, तो उसको फिजिकल वॉल, तो उसको बंद करने का आदेश दे दिया है। लेकिन वहाँ पर अब बनाई जाएगी स्मार्ट वॉल।
तो स्मार्ट वॉल की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट मैं बहुत ही शॉर्ट में बता दूँ। स्मार्ट वॉल यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यू कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वोल्ट मीटर होता है इसमें, और कितनी सारी चीज़ें हैं। एज यू कैन सी 17 आइटम्स हैं यहाँ पर, और आप डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आया, राइट। लगेगा भी नहीं कि यहाँ पर वॉल हैं, राइट। सारी चीज़ें वायरलेस, ऐसी चीज़ें हम खड़ी कर सकते हैं। तो स्मार्ट वॉल टेक्नोलॉजी जो है ये फिज़िकल बैरियर का जो इश्यू है क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चली जाएगी। सर्विलेंस टावर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, कैमरास लगाए जा सकते हैं, थर्मल इमेजिनिंग लगाया जा सकता है, और इससे आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल निकला तो भी पता चल जाएगा, कोई ह्यूमन है तो भी व्हीकल निकला, ऐसी सारी छोटी बड़ी मूवमेंट्स जो हैं उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और इट इज़ मोर रिलायबल एज वेल, और अफोर्डेबल भी हैं। और डायरेक्टली जो पेट्रोल एजेंट्स हैं, पेट्रोल यानी कि जो निगरानी रखते हैं, तो उनके डिवाइसेस के ऊपर सारे अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आप एक साथ कितने सारे जो लोग ड्यूटी पर हैं तो उनको उनके डिवाइसेस पे, उनके मोबाइल पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। ऑफ कोर्स जो साइबर सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, इट इज़ अचीवेबल। तो भारत भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। हमारे देश में टेररिज्म का इश्यू है, हमारे देश में स्मगलर्स का इश्यू है, हमारे देश में इन्फिल्ट्रेटर्स का इश्यू है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई बिलीव सॉल्व हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे देश की जितने भी लैंड बाउंड्रीज हैं अलग अलग देशों के साथ, तो सभी में हम ये स्मार्ट वॉल करें। जहाँ पर फिज़िकल वॉल हैं, अगर वहाँ पर फिज़िकल के साथ साथ थोड़ा बहुत स्मार्ट वॉल का एक बैकअप दिया जाए, एक टच दिया जाए, इसको और इम्प्रूव किया जाए, तो वो हमें करना चाहिए। मैं बात बताऊं भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर, राइट। अब भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है वो इतनी इजी नहीं है। उसकी टेरेन को अगर आप देखेंगे, कई जगहों पर नदियां हैं, कई जगहों पर पहाड़ हैं, कई जगहों पर कीचड़ वाला पूरा एक मैदान है। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। और होता यह है रियलिटी में कि इन्फिल्ट्रेटर्स, टेररिस्ट जो हैं वो 20 टाइम्स ट्राई करते हैं घुसने के लिए, 19 टाइम्स फेल होते हैं। एक बार हमारी जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं उनकी गलती, या फिर एक आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लूप होल्स जहाँ से आतंकवादियों को फ़ायदा हो गया। 19 टाइम्स उनकी हार हुई, लेकिन एक बार उनकी जीत हुई तो वो फिर इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे और फिर नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये एक रियलिटी है। और स्मार्ट वॉल के दूसरे बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है, आपको ज़मीन खरीदना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, और स्पीडली इसको डिप्लॉय भी किया जा सकता है। पठानकोट एयर अटैक जो हुआ है, पठानकोट एयरफोर्स बेस पर जो अटैक हुआ है, इतना बड़ा एयरफोर्स था, एयर बेस था कि फिर इनको मीन्स इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उनको एसेट्स जो होती हैं, उनको कंट्रोल करना, ज़्यादा लोग लगाना, तो इससे अच्छा है कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। कोविड-19 से हमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है, वो ये है कि हम यानी कि ह्यूमन बींग्स इस पृथ्वी के राजा नहीं हैं। ह्यूमन बींग्स हम टॉप लेवल पर जो अपने आप को समझते हैं, वी आर नॉट देयर। यस, शायद सबसे नॉट शायद बट 100%, राइट, सबसे एडवांस्ड अगर किसी का दिमाग है तो दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस का। होमो सेपियंस सेपियंस यानी कि हमारा, इंसानों का। हमें ये पता है कि हम सोच सकते हैं, हम फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हैं, और पास्ट के बारे में भी सोच सकते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में भी जी सकते हैं। ये कैपेसिटी एनिमल्स में नहीं होती है। और ये 99% सारी चीज़ें सेम हैं, बस एक पॉइंट का डिफरेंस जो आ गया तो उसने हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या दुनिया हमने क्रिएट कर लिया, आप देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स का ये घमंड कि हम सबसे ऊपर हैं, तो ये कोविड-19 ने बता दिया कि हम सबसे ऊपर नहीं हैं। हमें ये समझना है कि हम नेचर के पार्ट हैं।
जैसे दूसरे जो एक चींटी से लेकर जो भी बैक्टीरियाज हैं जिसको हम देख नहीं सकते, वहाँ से लेकर ब्लू व्हेल तक, हम सब नेचर के पार्ट हैं। हम सब का इस पृथ्वी के ऊपर इक्वल राइट है। तो इकोलॉजी को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारे बायोस्फीयर की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये नुकसान जो है वो सिर्फ दूसरे एनिमल्स का नहीं है, ये नुकसान हमारा भी है। फ़र्क ये है कि इस नुकसान को हम देख नहीं सकते, इस नुकसान को आप डायरेक्टली महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इट विल कम बैक टू यू, इट विल कम बैक टू यू। ग्लोबल जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन 2.4 से 8% जितना हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना यह है द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ डीलिंग विद द पेंडेमिक कुड बी 8.1 ट्रिलियन टू 15.8 ट्रिलियन। ये कोविड-19 से लड़ने के, ये पेंडेमिक से लड़ने का खर्च पता है कितना है? 8.1 टू 15.8 ट्रिलियन डॉलर्स। और इस प्रकार के पेंडेमिक्स को रोकने के लिए कितना खर्च होगा? 22.2 बिलियन। ये ट्रिलियन के साथ कंपेयर करें, इट्स नथिंग, इट्स पीनट्स। 8.1 ट्रिलियन से 22.2 बिलियन इज नथिंग, इजंट इट? 22 से लेकर 30 बिलियन इतना खर्च होगा इस प्रकार के पेंडेमिक्स को अगर आपको रोकना है तो। और नेचुरल एनवायरनमेंट के बिना इकोनॉमी कोई काम की नहीं है। जब कोविड-19 का कहर चल रहा था, बहुत सारे केसेस और नए केसेस की शुरुआत हुई, तब क्या आपके पैसों ने, हमारे पैसों ने हमें बचाया कोविड-19 से? नो। तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर डरने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि हमारा देश जो है वो एक बहुत ही हाई रेट ऑफ नेगेटिव चेंज के लिस्ट में आता है। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही हम जंगलों के ऊपर जंगलों को बर्बाद करके वहाँ पर हमारे सिटीज़ और खेती बाड़ी और ये सारी चीज़ें करेंगे, तो जूनोटिक डिजीज़ होने के चांसेस भी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा देखा जाए तो हम बहुत ही वल्नरेबल हैं। WEF का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जो है लेटेस्ट रिपोर्ट, ये कहता है कि एनवायरमेंटल रिस्क्स कंटिन्यू टू थ्रेटन द ग्लोबल इकोनॉमी। आज भी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको लेकर एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है दैट इज़ एनवायरमेंटल रिस्क। उसमें 5 बड़े रिस्क दिए गए हैं: एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन फेलियर, फिर ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज, इन्फेक्शियस डिजीज़, और फिफ्थ है बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये 5 टॉप रिस्क जो हैं उसमें सबसे देखिए एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट एक्शन फेलियर, ये सबसे टॉप 2, नंबर 1 एंड नंबर 2 रिस्क है। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये जो 5 चीज़ें आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, नंबर 1 2 3 4 5, तो उसको याद भी रखिएगा ऐसे, क्योंकि कई बार आपको MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि WEF का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए लिस्ट की जो आइटम्स हैं उसको अपनी सीवियरिटी या फिर नंबर के रैंक के हिसाब से उसको अरेंज कीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा। राइट, मैंने आपको चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। फिर हमारा डेवलपमेंट का जो माइंडसेट है, हमारा जो नोशन है, राइट, वो हमें चेंज करने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप ज़्यादा पैसे कमाएं। अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आपका देश ज़्यादा पैसे कमा रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो ये पैसे आपको ये कोई काम के नहीं है। स्विस री इंस्टीट्यूट ने 2020 में एक नया इंडेक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज इंडेक्स क्रिएट किया है, और इसमें ये बताया है कि दुनिया के 20% जैसे देश हैं जिनकी इकोसिस्टम काफ़ी फ्रेजाइल हैं, काफ़ी वीक हैं, राइट, उसमें भारत का भी नाम है। 55% ऑफ ग्लोबल GDP डिपेंड्स ऑन हाई फंक्शनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ये रिपोर्ट का कहना ये है कि टोटल जो GDP है दुनिया की, उसका 55% जो है वो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हम लेते हैं, जो पॉलिसी या फिर कोई चीज़ें बनाते हैं, तो वी हैव टू कैलकुलेट बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम। ये GDP वाला मॉडल जो है वो नहीं चलेगा। GDP इज़ ओनली अबाउट क्वांटिटी के ऊपर फोकस करके हम हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं कर सकते और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव नहीं कर पाएंगे।
हमारे देश ने एक नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग को लॉन्च किया है। ये प्राइम मिनिस्टर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने इसको अप्रूव भी किया है। और अब मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ जुड़ी हुई थोड़ी सी रिसर्च करें, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। यह आपके लिए एक प्रश्न है। नाम मैंने दे दिया है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, लेकिन रिसर्च कीजिएगा नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग के बारे में। और सेलिएंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स जो हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म, यस टू ग्लोबल कोऑपरेशन। वैक्सीन डिप्लोमेसी एक हॉट टॉपिक बन चुका है। हमने देखा कैसे भारत ने अलग अलग देशों की मदद करने की शुरुआत कर दी है। और ग्लोबल साउथ कंट्रीज, जिसमें ग्लोबल साउथ यानी कि ऐसा नहीं दक्षिण गोलार्ध में रहने वाले देश, सदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले देश नहीं, ग्लोबल साउथ का मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, और ये दोनों देश बहुत सारे देशों की मदद कर रहे हैं कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाकर। ड्यूक यूनिवर्सिटी जो है, ड्यूक यूनिवर्सिटी का डेटा ये कहता है कि यूरोपियन यूनियन, फिर यूएसए, यूके, ये सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस परचेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ये जो अमीर देश हैं उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन जो वैक्सीन बना रहे हैं उन देशों के साथ, उन कंपनीज के साथ एक एडवांस परचेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो यूरोपियन यूनियन ने कितनी दवाई का ऑर्डर दिया पता है? अपनी पॉपुलेशन को 2 बार वैक्सीनेट करे उतना। यूएसए और यूके ने अपने देश की पॉपुलेशन को 4 बार वो वैक्सीनेट करे, और कनाडा ने 6 बार वैक्सीनेट करे। इतने पैसे एडवांस मीन्स इतनी मेडिसिन, इतनी वैक्सीन उनको चाहिए। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसमें एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा ना, गैप आ जाएगा। तो फिर गरीब देश जिनके पास वैसे भी इतने पैसे नहीं हैं, और अमीर देशों ने ऑलरेडी इतनी सारी दवाई मंगवा ली हैं, तो बाकी गरीब देश जो हैं, आपकी 100 दवाई आपने बनाई, उसमें से 80 दवाई जो हैं वो अमीर देश लेकर चले गए, तो बाकी की जो 20 दवाई है उसकी प्राइस क्या होगी? बहुत ही हाई हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी, जो ये एक सेल्फिशनेस ये जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फाइजर का जो प्रोडक्शन है 2021 का, उसका 82%, और मॉडर्ना का जो 78% प्रोडक्शन है, ये ऑलरेडी एडवांस परचेज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जिसने एक बहुत ही गर्व होता है जब ये बात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत ने दूसरों का दुख समझा है। भारत ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन ली है। भारत ने यह तय किया है कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उसका एक पार्ट जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। I'll give you one फिगर। ब्राज़ील को 2 मिलियन डोजेस भारत ने पहुंचाया। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख डोजेस भारत ने पहुंचाया है। और कोवैक्स प्रोजेक्ट जो है, ये ग्लोबल रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म है, जिसमें एक साथ दवाई को फंडिंग दी जाएगी सभी के द्वारा, और फिर ये फंड का इस्तेमाल जो है वो कोविड वैक्सीन को खरीदने और डिस्ट्रीब्यूट करने में किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसमें भी भारत ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। एक इंट्रानेशनल वर्जन कहते हैं कोवैक्सीन का, ये जब आ जाएगा तो इससे और इफ़ेक्टिवली और जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे और उनको कोविड-19 से बचा पाएंगे। तो भारत ने यहाँ पर जो एक रोल प्ले किया है दवाई पहुँचाने का काम, दुनिया के कितने सारे देशों को दवाई, सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं लेकिन दूसरे देशों को भी हम पहुँचा रहे हैं। ऐसा ब्राज़ील जितना दूर देश है वहाँ तक दवाई जा रही है हमारी। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। दुनिया हमेशा याद रखिए, दिस इज़ नॉट अबाउट हमें याद रखना और सॉफ्ट पावर, ये बढ़ेगा, ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो होंगे ही, लेकिन भारत ने ये दिखाया है कि हमारा नेचर जो है एज अ कंट्री, ये हेल्प करना है, तोड़ना नहीं है। और फ्यूचर में जब हम एक ग्लोबल लीडर हैं ही, लेकिन जैसे जैसे हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगे, एनवायरमेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एजुकेशन अच्छा होगा, गरीबी जाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ देश में होगी, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे जैसे हमारा देश लेट्स से जब डेवलप्ड कंट्री हम बन जाएंगे, तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एटीट्यूड जो हैं, जो अमीर देशों के अंदर फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? नहीं। ये सारे पैसे वाले देश जो हैं उन्होंने कितनी ज़्यादा, तो व्हाट इज़ दिस इज़ एक मेंटालिटी देखिए उन देशों की, सेल्फिशनेस की। और यहाँ पर हमारी मेंटालिटी देखिए, दैट वी आर रेडी टू ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन।
तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट इंडिया. एनीवे दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स. ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स. लेक्चर की पीडीएफ को मैं अभी शेयर कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और न्यूज़ आइटम्स को पढ़ लीजिएगा. एंड आई विल सी यू टुमारो. मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर देना ना भूलें. आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर आंसर एंड आई विल सी यू टुमारो. एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.